मेरे अजीज हमवतनों, नमस्कार। मन की बात यानी आपके साथ मिलने का एक मुबारक मौका। और अपने अहले खाना के साथ जब मिलते हैं तो वो कितना तस्कीन देने वाला और इत्मीनान बख्श होता है। मन की बात के जरिए आपसे मिलकर मुझे यही एहसास होता है। और आज तो हमारे इस सफर का ये 108वां एपिसोड है। हमारे यहाँ 108 अदद की अहमियत और उसका तकद्दुस एक तफसीली मुताले का मौजू है। माला में 108 मोती, 108 मरतबा जाप करना, 108 रूहानी मकामात, मंदिरों में 108 सीढ़ियाँ, 108 घंटियाँ। 108 का यह अदद वसी अकीदे के साथ वाबस्ता है। इसलिए मन की बात का 108वां एपिसोड मेरे लिए और ख़ास हो गया है। इन 108 एपिसोड्स में हमने अवामी शराकतदारी की कितनी ही मिसालें देखी हैं और उनसे तरगीब हासिल की है। अब इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद हमें नए सिरे से नई तवानाई के साथ और तेज रफ्तार से आगे बढ़ने का अहद करना है। और ये कितना खुश आइन इत्तेफाक है कि कल जब सूरज तुलू होगा तो ये 2024 का पहला सूरज तुलू होगा। हम साल 2024 में दाखिल हो चुके होंगे। आप सभी को 2024 की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथियों, मन की बात सुनने वाले कई लोगों ने मुझे खत लिखकर अपनी यादगार लम्हात का जिक्र किया है। ये 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है कि इस साल हमारे मुल्क ने नई खुसूसी कामयाबियां हासिल की हैं। इसी साल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, जिसका इंतजार बरसों से किया जा रहा था। बहुत सारे लोगों ने खत लिखकर भारत के 5वें सबसे बड़ी मईशत बनने पर खुशी जाहिर की। कई लोगों ने मुझे G20 समिट की कामयाबी की याद दिलाई। साथियों, आज भारत का गोशा गोशा खुद एतमादी से सरशार है, विकसित भारत के जज्बे से, खुद किफालत के जज्बे से भरपूर है। 2024 में भी हमें इसी जज्बे और मोमेंटम को बनाए रखना है। दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार ने साबित किया है कि हर भारतीय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अहमियत दे रहा है। साथियों, आज भी कई लोग मुझे चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेकर पैगाम भेजते रहते हैं। मुझे एतमाद है कि मेरी तरह आप भी हमारे साइंसदानों और ख़ासतौर पर खातून साइंसदानों को लेकर फख्र का एहसास करते होंगे। साथियों, जब नाटो को ऑस्कार मिला तो पूरा मुल्क खुशी से झूम उठा। द एलिफेंट विस्पर्स को अवार्ड मिलने की बात जब सुनी तो कौन खुश नहीं हुआ। इनके जरिए दुनिया ने भारत की क्रिएटिविटी को देखा और माहौलियात के साथ हमारी वाबस्तगी को समझा। इस साल स्पोर्ट्स में भी हमारे एथलीट्स ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने 107 और एशियाई पैरा गेम्स में 111 मेडल जीते। क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने अपनी कारकर्दगी से सबका दिल जीत लिया। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में हमारी खातून क्रिकेट टीम की जीत निहायत बाइस से तरगीब रही। कई खेलों में खिलाड़ियों की कामयाबी ने मुल्क का नाम रोशन किया। अब 2024 में पेरिस ओलंपिक्स का इनेकाद होगा, जिसके लिए पूरा मुल्क अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहा है। साथियों, जब भी हमने मिलकर कोशिश की, हमारे मुल्क के तरक्की के सफर पर बहुत मुस्बत असर हुआ। हमने देखा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश मुहिम किस तरह कामयाबी के साथ चलाई गई। इसमें करोड़ों लोगों की शमूलियत के हम सब गवाह हैं। 70,000 अमृत सरोवरों की तामीर भी हमारी इज्तिमाई कामयाबी है। साथियों, मेरा यह भरोसा रहा है कि जो देश इनोवेशन को अहमियत नहीं देता, उसकी तरक्की रुक जाती है। भारत का इनोवेशन हब बनना इस बात की अलामत है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें रैंक पर थे। आज हमारी रैंक 40 है। इस साल हिंदुस्तान में फाइल होने वाले पेटेंट्स की तादाद ज्यादा रही है, जिसमें करीब 60% डोमेस्टिक फंड्स के थे। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस बार सबसे ज्यादा तादाद में हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियां शामिल हुई हैं। अगर इन कामयाबियों की लिस्ट बनाना शुरू करें तो ये कभी पूरी ही नहीं होगी। ये तो सिर्फ झलक है। भारत की सलाहियत कितनी मौसर है। हमें मुल्क की इन कामयाबियों से, मुल्क के लोगों को इन कामयाबियों से तरगीब हासिल करनी है, फख्र करना है, नए अहद करने हैं। मैं एक बार फिर आप सबको 2024 की मुबारकबाद देता हूँ। मेरे अहले खाना, हमने अभी भारत को लेकर हर तरफ जो उम्मीद और जोश और जज्बा है उसकी बात की। ये उम्मीद और तवक्कुफ बहुत अच्छी है।
जब भारत तरक्की याफ्ता बनेगा तो इसका सबसे ज्यादा फायदा नौजवानों को ही होगा। लेकिन नौजवानों को इसका फायदा तब और ज्यादा मिलेगा जब फिट होंगे। आजकल हम देखते हैं कि लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज के बारे में कितनी बातें होती हैं। ये हम सभी के लिए, खासतौर पर नौजवानों के लिए ज्यादा तशवीश की बात है। इस मन की बात के लिए मैंने आप सभी से फिट इंडिया से वाबस्ता इनपुट भेजने की अपील की थी। आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया उसने मुझे जोश से भर दिया। नमो ऐप पर बड़ी तादाद में मुझे स्टार्टअप्स ने भी अपनी तजवीज़ें भेजी हैं। उन्होंने अपनी कई तरह की मुनफरिद कोशिशों का तस्करा किया है। साथियों, भारत की कोशिश से 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाया गया। इससे इस शोबे में काम करने वाले स्टार्टअप्स को बहुत सारे मौके मिले हैं। इनमें लखनऊ से शुरू हुए किरोज फूड्स, प्रयागराज के ग्रांडमा मिलेट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स रिच ऑर्गेनिक इंडिया जैसे कई स्टार्टअप्स हैं। अल्पेनियो एर्बोरल हेल्थ फूड्स और किरोज फूड से वाबस्ता नौजवान हेल्दी फूड के ऑप्शंस को लेकर नए नए इनोवेशंस भी कर रहे हैं। बेंगलुरु के अनबॉक्स हेल्थ से वाबस्ता नौजवानों ने यह भी बताया है कि कैसे वो लोगों को उनकी पसंदीदा डाइट चुनने में मदद कर रहे हैं। फिजिकल हेल्थ को लेकर दिलचस्पी जिस अंदाज से बढ़ रही है, उससे इस शोबे से वाबस्ता कोचेज और ट्रेनर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। जोगो टेक्नोलॉजीज जैसे स्टार्टअप्स इस मांग को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। साथियों, आज फिजिकल हेल्थ और वेलबींग की बात तो खूब होती है, लेकिन इससे वाबस्ता एक और बड़ा पहलू है मेंटल हेल्थ का। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है कि मुंबई के इन्फीहील और योर दोस्त जैसे स्टार्टअप मेंटल हेल्थ और वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। साथियों, मैं यहाँ कुछ ही स्टार्टअप्स का नाम ले सकता हूँ क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि फिट इंडिया के ख्वाब को पूरा करने के समत इनोवेशन हेल्थ केयर स्टार्टअप्स के बारे में मुझे जरूर लिखते रहें। मैं आपको मेंटल हेल्थ और फिजिकल के बारे में बात करने वाले सरकर्दा अफराद के तजर्बे से भी वाकिफ कराना चाहूँगा। ये पहला पैगाम सदगुरु जग्गी वासुदेव जी का है। वो फिटनेस, खासतौर पर फिटनेस ऑफ द माइंड यानी ज़हनी सेहत को लेकर अपने ख्यालात पेश करेंगे। इस मन की बात में मन के स्वास्थ्य पर बात करना हमारा सौभाग्य है। Mental illnesses and how we keep our neurological system are very directly related. How alert, static-free and disturbance-free we keep our neurological system will decide how pleasant we feel within ourselves. What we call as peace, love, joy, blissfulness, agony, depression, ecstasy all have a chemical and neurological basis. Pharmacology is essentially trying to fix the chemical imbalance within the body by adding chemicals from outside. Mental illnesses are being managed this way. But we must realize that taking chemicals from outside in the form of medications is necessary when one is in extreme situation. Working for an internal mental health situation or working for an equanimous chemistry within ourselves, a chemistry of peacefulness, joyfulness, blissfulness, is something that has to be brought into every individual's life, into the cultural life of a society and the nations around the world and the entire humanity. It's very important we understand our mental health, our sanity is a fragile privilege. We must protect it, we must nurture it. For this, there are many levels of practices in the yogic system. Completely internalized processes that people can do as simple practices with which they can bring certain equanimity to their chemistry and certain calmness to their neurological system. The technologies of inner well-being is what we call as the yogic sciences. Let's make it happen. आमतौर पर सदगुरु जी ऐसे ही बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को सामने रखने के लिए जाने जाते हैं। आइए अब हम सरकर्दा खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर जी को सुनते हैं। नमस्कार, मैं अपने देशवासियों को मन की बात के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया की पहल मुझे अपने फिटनेस मंत्र आप सभी के साथ शेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया है। आप सभी को मेरा पहला सजेशन यही है, वन कैन नॉट आउट ट्रेन अ बैड डाइट।
इसका अर्थ ये है आप कब खाते हो और क्या खाते हो, इसके बारे में आपको बहुत सावधान रहना होगा। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी को बाजरा खाने के लिए इनकरेज किया है, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाता है और टिकाऊ खेती करने में सहायता करता है और पचाने में भी आसान है। रेगुलर एक्सरसाइज और 7 घंटे की पूरी नींद बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और फिट रहने के लिए मदद करती है। इसके लिए बहुत डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होगी। जब आपको इसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा तो आप डेली खुद ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे। मुझे आप सबसे बात करने और अपना फिटनेस मंत्र शेयर करने का अवसर देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद। हरमनप्रीत जी जैसी बासलाहियत खिलाड़ियों की बातों से यकीनी तौर पर आप सभी को तरगीब हासिल होगी। आइए ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी को सुनी। हम सभी जानते हैं कि उनके खेल शतरंज के लिए मेंटल फिटनेस की कितनी अहमियत है। Namaste. I'm Vishwanathan Anand. You have seen me play chess, and very often I'm asked, what is your fitness routine? Now, chess requires a lot of focus and patience. So I do the following, which keeps me fit and agile. I do yoga 2 times a week. I do cardio 2 times a week. And 2 times a week, I focus on flexibility, stretching, weight training, and I tend to take 1 day off per week. All of these are very important for chess. You need to have the stamina to last 6 or 7 hours of intense mental effort, but you also need to be flexible to be able to sit comfortably, and the ability to regulate your breath to calm down is helpful when you want to focus on some problem, which is usually a chess game. My fitness tip to all Man Ki Baat listeners would be to keep calm and focus on the task at hand. The best fitness tip, for me, absolutely the most important fitness tip, is to get a good night's sleep. Do not start sleeping for 4 and 5 hours a night. I think 7 or 8 is an absolute minimum. So we should try as hard as possible to get a good night's sleep, because that is when the next day you're able to get through the day in calm fashion. You don't make impulsive decisions. You're in control of your emotions. For me, sleep is the most important fitness tip. आइए अब अक्षय कुमार जी को सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार। सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया करता हूं कि उनके मन की बात में मुझे भी अपने मन की बात आपको कह पाने का एक छोटा सा मौका मिला। आप लोग जानते हैं कि मैं फिटनेस के लिए जितना पैशनेट हूं, उससे भी कई ज़्यादा पैशनेट हूं नेचुरल तरीके से फिट रहने के लिए। मुझे ना ये फैंसी जिम से ज़्यादा पसंद है बाहर स्विमिंग करना, बैडमिंटन खेलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, मुद्गर से कसरत करना, अच्छा हेल्दी खाना खाना। जैसे मेरा ये मानना है कि शुद्ध घी अगर सही मात्रा में खाया जाए तो हमें फ़ायदा करता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत से यंग लड़के लड़कियाँ इस वजह से घी नहीं खाते कि कहीं वो मोटे ना हो जाए। बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि क्या हमारी फिटनेस के लिए अच्छा है और क्या बुरा है। डॉक्टर्स की सलाह से आप अपना लाइफस्टाइल बदलो, ना कि किसी फिल्म स्टार की बॉडी देखकर। एक्टर स्क्रीन पे जैसे दिखते हैं वैसे तो कई बार होते भी नहीं हैं। कई तरह के फिल्टर और स्पेशल इफेक्ट्स यूज होते हैं और हम उसे देखकर अपने शरीर को बदलने के लिए गलत तरीके शॉर्टकट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आजकल इतने सारे लोग स्टेरॉइड लेकर ये 6 पैक 8 पैक इसके लिए चल पड़ते हैं। यार ऐसे शॉर्टकट से बॉडी ऊपर से फूल जाती है लेकिन अंदर से खोखली रह जाती है। आप लोग याद रखिएगा कि शॉर्टकट कैन कट योर लाइफ शॉर्ट। आपको शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग लास्टिंग फिटनेस चाहिए। दोस्तों, फिटनेस एक तरह की तपस्या है, इंस्टेंट कॉफी या 2 मिनट का नूडल नहीं है। इस नए साल में अपने आप से वादा करो, नो केमिकल्स, नो शॉर्टकट, कसरत, योग, अच्छा खाना, वक्त पे सोना, थोड़ा मेडिटेशन और सबसे ज़रूरी, जैसे आप दिखते हो ना, उसे खुशी से एक्सेप्ट करो। आज के बाद फिल्टर वाली लाइफ नहीं, फिटर वाली लाइफ जियो। टेक केयर। जय महाकाल। इस शोबे में कई और स्टार्टअप्स हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक नौजवान स्टार्टअप्स फाउंडर से भी बात की जाए जो इस शोबे में बेहतरीन काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ मल्होत्रा है और मैं बैंगलोर का रहने वाला हूं। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि मन की बात में फिटनेस पर चर्चा हो रही है। मैं खुद फिटनेस की दुनिया से बिलोंग करता हूं और बैंगलोर में हमारा एक स्टार्टअप है जिसका नाम है तगड़ा रहो।
हमारा स्टार्टअप भारत के पारंपरिक व्यायाम को आगे लाने के लिए बनाया गया है। भारत के पारंपरिक व्यायाम में एक बहुत ही अद्भुत व्यायाम है जो है गदा व्यायाम, और हमारा पूरा फोकस गदा और मुग्दर व्यायाम पर ही है। लोगों को जानकर आश्चर्य होता है कि आप गदा से सारी ट्रेनिंग कैसे कर लेते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि गदा व्यायाम हजारों साल पुराना व्यायाम है और ये हजारों सालों से भारत में चलता आ रहा है। आपने इसे छोटे बड़े अखाड़ों में देखा होगा, और हमारे स्टार्टअप के माध्यम से हम इसे एक आधुनिक फॉर्म में वापस लेके आए हैं। हमें पूरे देश से बहुत प्यार मिला है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मन की बात के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके अलावा भी भारत में बहुत से ऐसे प्राचीन व्यायाम हैं, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड विधि है जो हमें अपनानी चाहिए और दुनिया में आगे भी सिखानी चाहिए। मैं फिटनेस की दुनिया से हूं तो आपको एक पर्सनल टिप देना चाहूंगा। गदा व्यायाम से आप अपना बल, अपनी ताकत, अपना पोस्चर और अपनी ब्रीदिंग को भी ठीक कर सकते हैं। तो गदा व्यायाम को अपनाएं और इसे आगे बढ़ाएं। जय हिंद। साथियों, हर किसी ने अपने ख्यालात पेश किए हैं, लेकिन सबका एक ही मंत्र है, हेल्दी रहें, फिट रहें। 2024 की शुरुआत करने के लिए आपके पास अपनी फिटनेस से बड़ा अज़्म और क्या होगा। मेरे अहले खाना, कुछ दिन पहले काशी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे मैं मन की बात के सामाईन को जरूर बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए हजारों लोग तमिलनाडु से काशी पहुंचे थे। वहां मैंने उन लोगों से बातचीत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल भाषिनी का अवामी शक्ल में पहली बार इस्तेमाल किया। मैं स्टेज से हिंदी में खिताब कर रहा था, लेकिन AI टूल भाषिनी के जरिए वहां मौजूद तमिलनाडु के लोगों को मेरा वही खिताब उसी वक्त तमिल जबान में सुनाई दे रहा था। काशी तमिल संगमम में आए हुए लोग इस तजर्बे से बहुत पुरजोश नजर आ रहे थे। वो दिन दूर नहीं जब किसी एक जबान में खिताब हुआ करेगा और अवाम रियल टाइम में उसी तकरीर को अपनी जबान में सुना करेंगे। ऐसा ही फिल्मों के साथ भी होगा, जब लोग सिनेमा हॉल में AI की मदद से रियल टाइम ट्रांसलेशन सुना करेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे स्कूलों, हमारे अस्पतालों, हमारी अदालतों में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने लगेगी तो कितनी बड़ी तब्दीली आएगी। मैं आज भी नौजवानों से अपील करूंगा कि रियल टाइम ट्रांसलेशन से वाबस्ता AI टूल्स को और एक्सप्लोर करें, उन्हें 100% फुल प्रूफ बनाएं। साथियों, बदलते हुए वक्त में हमें अपनी ज़बानें महफूज भी रखनी है और उन्हें फ़रोग़ भी देना है। अब मैं आपको झारखंड के एक आदिवासी गांव के बारे में बताना चाहता हूं। इस गांव ने अपने बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम देने के लिए एक मुनफरिद पहल की है। गढ़वा जिले के मंगलू गांव में बच्चों को कुड़ुख ज़बान में तालीम दी जा रही है। इस स्कूल का नाम है कार्तिक औरांव आदिवासी कुड़ुख स्कूल। इस स्कूल में 300 आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। कुड़ुख ज़बान औरांव आदिवासी फ़िरक़े की मादरी ज़बान है। कुड़ुख ज़बान का अपना रस्मुल ख़त भी है, जिसे तोलंग सिकी नाम से जाना जाता है। ये ज़बान रफ्ता रफ्ता ख़त्म होती जा रही थी, जिसे बचाने के लिए इस फ़िरक़े ने अपनी ज़बान में बच्चों को तालीम देने का फ़ैसला किया है। इस स्कूल को शुरू करने वाले अरविंद औरांव कहते हैं कि आदिवासी बच्चों को अंग्रेज़ी ज़बान में मुश्किल पेश आती थी, इसलिए उन्होंने गांव के बच्चों को अपनी मादरी ज़बान में पढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी इस कोशिश से बेहतर नतीजे मिलने लगे तो गांव वाले भी उनके साथ शामिल हो गए। अपनी ज़बान में पढ़ाई की वजह से बच्चों के सीखने की रफ्तार भी तेज़ हो गई। हमारे मुल्क में कई बच्चे ज़बान की मुश्किलात की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। ऐसी परेशानियों को दूर करने में नई कौमी तालीमी पॉलिसी से भी मदद मिल रही है। हमारी कोशिश है कि ज़बान किसी भी बच्चे की तालीम और नशोनुमा में रुकावट नहीं बननी चाहिए। साथियों, हमारी भारत भूमि को हर दौर में मुल्क की गैर मामूली सलाहियत वाली बेटियों ने फ़ख्र से सरशार किया है। सावित्रीबाई फूले जी और रानी वेलोनाचार्य जी मुल्क की ऐसी ही दो मुमताज़ हस्तियाँ हैं। इनकी शख्सियत रोशनी के ऐसे मीनार की तरह हैं जो हर दौर में नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में रहनुमाई करता रहेगा। आज से कुछ ही दिनों बाद 3 जनवरी को हम सभी इन दोनों की जन्म जयंती मनाएंगे। सावित्रीबाई फूले जी का नाम आते ही सबसे पहले तालीम और माशरे की इस्लाह के शोबे में उनकी देन हमारे सामने आती है। वो हमेशा ख्वातीन और महरूम तबकों की तालीम के लिए सरगर्म अंदाज से आवाज़ उठाती रहीं। वो अपने वक्त से बहुत आगे थीं और उन गलत रस्म व रिवाज के खिलाफ हमेशा खुलकर आवाज़ बुलंद की। तालीम से ही माशरे को बाख्तियार बनाने में उनका गहरा यकीन था। महात्मा फूले जी के साथ मिलकर
उन्होंने बेटियों के लिए कई स्कूल शुरू किए। उनकी नज़में लोगों में बेदारी बढ़ाने और खुद एतमादी पैदा करने वाली होती थीं। लोगों से हमेशा उनकी ये गुजारिश रही कि वो ज़रूरत के वक्त एक दूसरे की मदद करें और फितरत के साथ भी हम आहंगी कायम रखें। वो कितनी रहमदिल थीं, इसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। जब महाराष्ट्र में कहत के हालात पैदा हुए तो सावित्रीबाई और महात्मा फूले ने ज़रूरतमंदों की मदद के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। समाजी इंसाफ की ऐसी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है। जब वहाँ प्लेग का खौफ फैला हुआ था तो उन्होंने खुद को लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। इस दौरान वो खुद इस बीमारी की गिरफ्त में आ गईं। इंसानियत के लिए वक्फ उनकी जिंदगी आज भी हम सभी को तरगीब देती है। साथियों, गैर मुल्की राज के खिलाफ जिद्दोजहद करने वाली मुल्क की कई अजीम हस्तियों में से एक नाम रानी वेलु नाचियार का भी है। तमिलनाडु के मेरे बहन भाई आज भी उन्हें वीरामंगई यानी बहादुर खातून के नाम से याद करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ रानी वेलु नाचियार जिस बहादुरी से लड़ी और जो दिलेरी दिखाई वो बहुत ही बाइस तरगीब है। अंग्रेजों ने शिवगंगा सल्तनत पर हमले के दौरान उनके शौहर को हलाक कर दिया था, जो वहां के राजा थे। रानी वेलु नाचियार और उनकी बेटी किसी तरह दुश्मनों से बच निकली थीं। वो तंजीम बनाने और मुरुद ब्रदर्स यानी अपने कमांडरों के साथ फौज तैयार करने में कई बरसों तक लगी रहीं। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू कर दी और बहुत ही हिम्मत और पुख्ता आज़म के साथ लड़ाई लड़ी। रानी वेलु नाचियार का नाम उन लोगों में शामिल है जिन्होंने अपनी फौज में ऑल वुमेन ग्रुप बनाया था। मैं इन दोनों बहादुर खवातीन को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। मेरे अहले खाना, गुजरात में डायरियों की रिवायत है। रात भर हज़ारों लोग डायरियों में शामिल होकर तफरी के साथ साथ इल्म और जानकारी भी हासिल करते हैं। इस डायरियों में लोक संगीत, लोक अदब और मिजाज से हर शख्स लुत्फ अंदोज होता है। इस डायरों के लिए मशहूर फनकार हैं भाई जगदीश त्रिवेदी जी। मिजाहिया फनकार के तौर पर भाई जगदीश त्रिवेदी जी ने 30 साल से भी ज्यादा अरसे से अपना दबदबा कायम रखा हुआ है। हाल ही में भाई जगदीश त्रिवेदी जी का मुझे खत मौसूल हुआ और साथ में उन्होंने अपनी किताब भी भेजी है। किताब का नाम है सोशल ऑडिट ऑफ सोशल सर्विस। ये किताब बहुत ही मुनफरिद है। इसमें हिसाब किताब है। ये किताब एक तरह की बैलेंस शीट है। पिछले 6 वर्षों में भाई जगदीश त्रिवेदी जी को किस प्रोग्राम से कितनी आमदनी हुई और वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ, इसकी पूरी तफसील किताब में है। ये बैलेंस शीट इसलिए मुनफरिद नौयत की है कि उन्होंने अपनी पूरी आमदनी एक एक रुपया समाज के लिए स्कूल, अस्पताल, लाइब्रेरी, दिव्यांगजनों से वाबस्ता इदारों, माशरे की खिदमत में खर्च कर दिया। पूरे 6 साल का हिसाब है। जैसे किताब में एक जगह पर लिखा है, 2022 में उनको अपने प्रोग्रामों से आमदनी हुई 2,35,79,674 रुपए और उन्होंने स्कूल, अस्पताल, लाइब्रेरी पर खर्च किए 2,35,79,674 रुपए। उन्होंने 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखा। दरअसल इसके पीछे भी एक दिलचस्प वाकया है। हुआ यूं कि एक बार भाई जगदीश त्रिवेदी जी ने कहा कि जब 2017 में वो 50 साल के हो जाएंगे तो इसके बाद उनके प्रोग्रामों से होने वाली आमदनी को वो घर नहीं ले जाएंगे बल्कि समाज पर खर्च करेंगे। 2017 के बाद से अब तक वो तकरीबन 8.25 करोड़ रुपए अलग अलग सामाजिक कामों पर खर्च कर चुके हैं। एक मिजाहिया फनकार अपनी बातों से हर किसी को हंसने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन वो अपने अंदर कितने जज्बात को जीता है ये भाई जगदीश त्रिवेदी जी की जिंदगी से मालूम होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके पास पीएचडी की 3 डिग्रियां भी हैं। वो 75 किताबें लिख चुके हैं, जिनमें कई किताबों को अवार्ड भी मिले हैं। उन्हें सामाजिक कामों के लिए भी कई इनामात से नवाजा जा चुका है। मैं भाई जगदीश त्रिवेदी जी को उनके सामाजिक कामों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरे अहले खाना, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे मुल्क में जोश खरोश और वलवला है। लोग अपनी एहसासात का इजहार अलग अलग अंदाज से कर रहे हैं। आपने देखा होगा गुज़िश्ता कुछ दिनों में श्री राम और अयोध्या को लेकर कई सारे नए गीत, नए भजन बनाए गए हैं। बहुत से लोग नई नज़में भी लिख रहे हैं। इसमें बड़े बड़े तजर्बेकार फनकार भी हैं, तो नए उभरते हुए नौजवान साथियों ने भी मन को मोह लेने वाले भजन तैयार किए हैं। कुछ गीतों और भजनों को तो मैंने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ऐसा लगता है कि फ़न की दुनिया अपनी मुनफरिद अंदाज में इस तारीखी लम्हे में शामिल हो रही है। मेरे मन में एक बात आ रही है कि क्या हम सभी लोग
ऐसी सारी तख्लीक़ात को एक कॉमन हैशटैग के साथ शेयर करें। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हैशटैग श्री राम भजन के साथ आप अपनी तख्लीक़ात को सोशल मीडिया पर शेयर करें। ये मजमुआ जज्बात का, भक्ति का ऐसा धारा बनेगा जिसमें हर कोई राममय हो जाएगा। मेरे प्यारे हमवतनों, आज मन की बात में मेरे साथ बस इतना ही। 2024 अब कुछ ही घंटे दूर है। हिंदुस्तान की कामयाबियां हर हिंदुस्तानी शहरी की कामयाबी है। हमें पंच पुराणों को ध्यान रखते हुए हिंदुस्तान की तरक्की के लिए लगातार काम करते रहना है। हम कोई भी काम करें, कोई भी फैसला करें, हमारी सबसे पहली कसौटी यही होनी चाहिए कि इससे मुल्क को क्या मिलेगा, इससे मुल्क का क्या फायदा होगा। मुल्क पहले, नेशन फर्स्ट से इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। इसी मंत्र पर चलते हुए हम हिंदुस्तानी अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाएंगे, खुद कफील बनाएंगे। आप सभी 2024 में कामयाबियों की नई बुलंदियों पर पहुंचें। आप सभी सेहतमंद रहें, फिट रहें, खुशो खुर्रम रहें, मेरी यही प्रार्थना है। 2024 में हम फिर एक बार मुल्क के लोगों की नई कामयाबियों पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।